अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर PS5 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी का लेसन नंबर 3। वायलेंट क्रिमिनल्स वो क्रिमिनल्स होते हैं जिनको एक दफ़ा सज़ा होती है, छोड़ दिया जाता है, मगर जब वो बाहर निकलते हैं तो कुछ अर्से बाद दोबारा किसी ना किसी क्राइम में मुलविस होते हैं। अब होता क्या है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो ये देखें कि अगर रिलीज़ करने के बाद क्या ये वायलेंट क्रिमिनल्स दोबारा से कोई ना कोई क्राइम करेंगे या नहीं करेंगे और क्या रेशो होगी। इसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि यंग ऑफेंडर्स वो होते हैं जो मोस्टली ब्रोकन होम से आए होते हैं या जिनका चाइल्डहुड अब्यूसिव होता है, बचपन में उन्होंने किसी ना किसी विक्टिम का शिकार हुए होते हैं। देन इसमें ये भी देखा जाता है कि बहुत से जो ऑफेंडर्स हैं वो अपनी स्ट्रीट्स वगैरह से ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। इसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद ये किस हद तक इस चीज़ को करेगा या किसी और क्राइम में मुलविस होगा या नहीं, वो इस चीज़ को असेस करते हैं। ऑफेंडर्स विद MRLD यानी लो IQ वाले ऑफेंडर्स के साथ क्या किया जाता है, उसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे देखा जाए कि उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है और इस तरह के प्लान्स बनाए जाते हैं जो कि आगे चल के उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। रिस्क असेसमेंट में वही चीज़ आ जाती है। सबसे पहले ये कि अगर इनको छोड़ा जाएगा तो किस हद तक जो लॉस होगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लॉस दोबारा होगा। यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ से ये जेल से निकल के जो बंदा जा रहा है वो बाहर जाके दोबारा से कोई क्राइम करेगा और किस हद तक स्वेयर क्राइम वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क असेसमेंट में देखी जाती हैं और ये भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं। एज़ सच इस चैप्टर में भी इतना कुछ क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट, इसमें आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंडर्स, डिस्कवरिंग देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट एफर्ट्स। वही देखा जाता है कि किस टाइप के ऑफेंडर्स हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ट्रीटमेंट्स यूज़ की जाएंगी उसको इम्प्रूव करने के लिए। ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को असेस किया जाता है और फिर ये इवैल्यूएट किया जाता है कि कितना रिस्क है कि ये फ्यूचर में जाके दोबारा से कोई ना कोई क्राइम अटेम्प्ट करेंगे। देन हमारे पास लेसन नंबर 3 का ही ये पार्ट आ रहा है, पुलिस साइकोलॉजी। पुलिस साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस किया, उसे हम रीड करेंगे और फिर हम आगे के टॉपिक्स को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। Whenever the distinctive phrase police psychology is used, it is usually by the people like Bartol, who are recognizing the pioneer Dr. Martin Reiser as America's first police psychologist and who was hired by the LAPD full time in 1968. बताया जा रहा है कि इसके पायनियर थे डॉक्टर मार्टिन राइजर पुलिस साइकोलॉजी के, और ये जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता था। बार्टल जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो ये वर्ड यूज़ करते थे। देन हमारे पास स्ट्रेसफुल नेचर ऑफ जॉब, हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि जो पुलिस होती है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को देखना पड़ता है। उनको उनके शिफ्ट के शेड्यूल्स टफ होते हैं, कभी उन्हें शूटिंग पे जाना पड़ता है, कभी उन्हें मर्डर्स वगैरह देखने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। तो इस सारे की वजह से जो पुलिस होते हैं वो भी एक स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो भी एक ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनको भी ऐसे टेस्ट से गुजारा जाए या ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह किए जाएँ जो उनकी मेंटल हेल्थ को शो करें कि आया वो इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं, या उन्हें थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, या किस तरह का काम इस टाइम उनकी मेंटल स्टेट किस तरह की है और इस वक्त में उनसे कैसा काम लिया जा सकता है। इसमें आप रीड करेंगे शिफ्ट शेड्यूल्स, प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, डेवलपिंग प्रोफाइल ऑफ सीरियल ऑफेंडर्स, ट्रेनिंग इन हाउ टू डील विद मेंटली इल एंड प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इनकी जॉब में चल रही होती हैं और जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस सब को देखते हैं। पुलिस एंड इंटेलिजेंस, IQ स्कोरिंग। अच्छा, ये चीज़ देखी गई कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें कि ये देखा गया कि पुलिस में आने वाले जितने भी लोग थे उनका IQ मोस्टली कम था। 1970s में लोइस टर्मन ने IQ टेस्ट लिया और उसने ये देखा कि जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका IQ लेवल बहुत कम था, 100 से कम था, और सिर्फ 3 ऐसे थे जिनका 100 से ज़्यादा था। देन एक और टेस्ट लिया गया 1922 में, लोइस थर्स्टन, उसने एडमिनिस्टर किया कि उसने आर्मी इंटेलिजेंस टेस्ट लिया अल्फ़ा, जिसमें 358 पुलिस ऑफिसर्स थे। उसमें हुआ ये कि 307 पेट्रोल ऑफिसर्स का IQ लेवल आया 71.44, 34 सार्जेंट्स का 54.71 आया और 17 लेफ्टिनेंट्स का 57.80 आया। ये क्लियरली शो करता है कि ये सब जो थे बिलो एवरेज जा रहे थे
आईक्यू टेस्ट में, जबकि जो हमारे पास एक्सट्रीमली लो या बॉर्डर लाइन वाला आता है इनको हम मेंटल रिटार्डेशन में कंसीडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज लो आईक्यू इन पुलिस। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका है कि क्यों आईक्यू कम होता है। क्योंकि पुलिस की जॉब थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है, तो बहुत से जो लोग होते हैं वो नहीं आते। एक फैक्टर तो ये है कि इस वजह से पुलिस में नहीं आते। दूसरा फैक्टर ये है कि जो निचली पोस्ट होती हैं उनमें मोस्टली वो लोग आते हैं जो मैट्रिक करके आए होते हैं और उन्होंने या FA BA करके आए होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर आके एक स्ट्रेसफुल माहौल देखा होता है, यानी क्रिमिनल्स को टॉर्चर से गुजारा जा रहा है, मारपीट और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो वो भी उसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड थिंग ये कि हाई आईक्यू वाले जो लोग हैं मोस्टली वो डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, इंजीनियर बन रहे होते हैं या कोई और ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें पीपल विद हाई आईक्यू आर नॉट वैल्यूड बाय द पुलिस, अर्ली सोशलाइजेशन इनटू द पुलिस, होम सिचुएशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये चारों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एक एक्सेप्शन देखी गई, मॉडे मेरल ने 1927 में एक टेस्ट किया पेलो एल्टो पुलिस। उसमें उसने देखा कि जो एवरेज पुलिसमैन थे उनका आईक्यू आया 104 और जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस था उनका आईक्यू आया 143। तो ये थोड़ा डिफरेंट था पहले टेस्ट की निस्बत। इसमें ये बताया गया कि पोलैंड ने इस चीज़ को बताया कि जो पुलिस हैं उनको उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन मीन मोर इंटेलिजेंट पुलिसिंग। ये नहीं कहा जा रहा कि PhD करके आप पुलिस में आ जाएँ, मगर ये कि एक रीज़नेबल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए और एक एवरेज आईक्यू हो, ताकि आप उस डिपार्टमेंट में बेहतर परफॉर्म कर सको। US रिकमेंडेशन में ये थी कि पुलिस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया जाए, किस तरह के लोग आ रहे हैं उस पर वर्क किया जाए, ट्रेनिंग्स हों और रिक्रूटमेंट के टाइम पे प्रॉपर टेस्टिंग हो। रिकमेंडेशंस में आ रहा था कि सबसे पहले ये कि टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएँ, ओरल साइकेट्रिक इंटरव्यूज़, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इन डेप्थ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाए। और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में उन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एवेल्यूशन ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ये भी ज़रूरी होता है कि एक इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। अगर एक पुलिसमैन खुद ही इमोशनली स्टेबल नहीं होगा या पहले ही उसे कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं, तो बाद में जब वो इतनी स्ट्रेसफुल माहौल में आएगा तो तब तो फिर वो अपने इमोशंस पे बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इमोशनली स्टेबल हो। देन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर कुछ US के पुलिस डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह विद द टाइम चेंजिंग्स आई। In 1960s, Norol and Levitt in the 1960 founded that police was being tested to assess whether they have aptitude to become police officers, means are they street smart or not, but US recommendation were not being followed about emotional stability and personality characteristics. 1960s में ये नहीं देखा जा रहा था कि इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं, पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स नहीं देखी जा रही थी, सिर्फ उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे रखा जा रहा था। देन 1970s में स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज यूज़ की गई और उसमें आ जाता है MMPI, मिनेस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। देन 2003 में एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि 91% वर यूजिंग पर्सनालिटी मेजर्स, यानी जब पुलिस को डिपार्टमेंट में पुलिस को रखा जा रहा था या जिन लोगों को रखा जा रहा था वहाँ पे मुख्तलिफ जो पुलिस डिपार्टमेंट से वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट हो रहे थे, उनमें देखा गया कि 91% जो थे वो पर्सनालिटी मेजर यूज़ कर रहे थे, 71.6 MMPI यूज़ कर रहे थे, 24.5 CPI यूज़ कर रहे थे और 18.76 PF यूज़ कर रहे थे। ये सारी टेस्टिंग आ रही है। पहले सिर्फ साइकोलॉजी में मेंटल टेस्टिंग यूज़ की जा रही थी, फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्टिंग भी यूज़ की जाने शुरू हो गई। दैन इंटेलिजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर चेक किया जाता था और मुख्तलिफ टेस्टिंग को विद द टाइम लेके आए। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, स्क्रीनिंग इन एंड स्क्रीनिंग आउट। स्क्रीनिंग इन में ये देखा जाता है कि कौन से लोगों को पुलिस में ऐड ऑन करना है। मुख्तलिफ टेस्टिंग के बाद ये देखा जाता है कि कौन उस जॉब के लिए सूटेबल है। और स्क्रीनिंग आउट में ये देखा जाता है कि कौन लोग नहीं सूटेबल, यानी जो उस टाइम पे पुलिस में प्रेजेंट है मगर वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाता है। और जो इन्वेंट्रीज यूज़ हो रही होती हैं दैट इज़ MMPI एंड IPI। इसका आपको ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि MMPI के कितने आइटम्स थे, दैट वर 567 आइटम्स टेस्ट थे। इसमें 6 वैलिडिटी स्किल थे और 10 बेसिक स्किल्स थे। देन आपके पास आ जाता है IPI, इनवैलिड पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसमें 310 क्वेश्चंस थे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे
और 310 आइटम्स पे ये बेस्ड करता था, 26 स्केल्स थे। यही सब इम्पॉर्टेंट था। एमसीक्यूज़ से रिलेटेड कह सकते हैं कि ये चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।